कब के पढ़ाए गए भूमंडली के विश्व का बनना नामक पाठ के अगले भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में यह बताया कि समुद्री यात्राओं के बाद तमाम देशों की खोज ली। यूरोप के लोग दुनिया के तमाम देशों में जाके बस गए और विभिन्न देशों की खोज के बाद उनकी नजदीकियों की कमी के कारण नजदीकियों के बढ़ने के कारण एक नए शब्द का जन्म हुआ जिसे भूमंडली कहा गया। स्पेन और पुर्तगाल के लोग यूरोपीय देशों में अमेरिका में जाके बस गए। वहाँ से उन्होंने विभिन्न फसलों को लाकर यूरोप और एशिया में खेती करने लगे, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया। उसी कड़ी में हम आज आप लोगों को आगे बताने जा रहे हैं कि ये जो प्रवाह हुआ उसका जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। पहला है व्यापार पर प्रभाव। व्यापार पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के बाद वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा। खासकर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्रों में क्रांति हुई और इस क्रांति के फलस्वरूप उत्पादित माल को बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। तो नए बाजारों की खोज के लिए वहाँ के व्यापारी दुनिया के तमाम देशों में गए, जिससे व्यापार का प्रवाह तेजी से हुआ। दूसरा है श्रम का प्रवाह। श्रम का प्रवाह। उत्पादन में श्रम का महत्वपूर्ण भूमिका है और श्रम उत्पादन का एक गतिशील साधन है। तो ये व्यापारी या उद्योगपति विभिन्न देशों से मजदूरों को, श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। उसे श्रम का प्रवाह कहा जाता है। जैसे भारत में तिब्बतिया मजदूर को कैरेबियाई देशों में अंग्रेज ले गए, वहाँ पे वो लोग बस गए। फिजी में भारतीय मूल के आज अधिकांश लोग मिलते हैं, वे अंग्रेजों द्वारा वहाँ पे गन्ने की खेती के लिए उनको ले जाया गया। श्रीलंका में तमिल भारतीय मूल के मिलते हैं, उनको अंग्रेजों ने चाय के बागानों में खेती करने के लिए ले गए। तो इस तरह से यह श्रम का प्रवाह कहा जाता है। इसके बाद आता है पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह। व्यापार के साथ पूंजी धन का भी प्रवाह हुआ और यह पूंजी
दूर दराज के प्रदेशों में इसका निवेश किया गया और ये निवेश जो थे अल्प अवधि के लिए थे और दीर्घ अवधि के लिए भी थे। इनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। जैसे भारत के अनेक विदेशी पूंजीपतियों ने खानों तथा बागानों आदि में पूंजी निवेश किया, जिससे रेलवे के विस्तार में बड़े बड़े ठेके लिए और खूब धन बटोरे। तो इस तरह से जैसे जब उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने तेजी से रेल का विस्तार किया। तो उस रेल के विस्तार में अंग्रेज पूंजीपतियों ने सरकार की तरफ से पैसा लगाया और उसमें तेजी से मुनाफा कमाया। तो इस तरह से पूंजी का भी तेजी से प्रवाह हुआ। अब इसके बाद आते हैं अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के तीनों प्रवाहों में एक साथ समन्वित रूप से अगर हम जोड़ते हैं तो एक विश्व की अर्थव्यवस्था को हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसा करने से यूरोप के औद्योगिक एवं खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर हम तर्कसंगत विचार कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे उद्योगों के तेजी से, इंग्लैंड में उद्योगों की तेजी से जो है वृद्धि हुई और शहरों का भी तेजी से विकास हुआ और 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है और उद्योगों और शहरों की वृद्धि के कारण जो है भूमि की कमी होने लगी और भूमि माने कृषि भूमि की कमी के कारण जो है जनसंख्या पर अनाज की मांग, जनसंख्या अधिक होने के कारण अनाज की मांग तेजी से बढ़ने लगी, जिससे फसलों की कीमत तेजी से बढ़ने लगी और भूस्वामियों के दबाव पर जो है सरकार ने जो है मक्के के आयात को रोक दिया और उस कानून बनाया जिसको कहते हैं कॉर्न लॉ। यानी भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने जो है मक्के के आयात को उसके रोक लगा दिया, जिससे कारोबार करते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पे इंग्लैंड में खाद्यान्नों की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई और जब तेजी से वृद्धि हुई तो वहाँ के उद्योगपतियों और जनता भारत के लोग जो थे इस कानून को समाप्त करने की मांग की, सरकार के दबाव बनाया और सरकार ने कारोबार को समाप्त कर दिया, जिससे कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा और आयात किए गए खाद्य पदार्थों को की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी, जिसके कारण किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी और आयात होने वाले माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में ब्रिटेन के भूभागों पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए। यानी जब बाहर से खाद्यान्न मंगाया जाने लगा तो इनके यहाँ ब्रिटेन में पैदा होने वाले जो खाद्यान्न थे उसकी कीमत में तेजी से कमी आ गई और जब कमी आई तो माने वहाँ के किसानों को घाटा होने लगा। वे लोग खेती करना बंद कर दिए और खेती के लिए केवल जमीन को साफ कर देना ही पर्याप्त नहीं था। खेतिहर प्रदेशों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की आवश्यकता थी, माल की ढुलाई के लिए बोलियां बनाना और पुरानी बोलियों का विस्तार करना ही आवश्यक था और नई जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि अन्य प्रदेशों के लोग वहां आकर बसे। इसके लिए नए घर बनाना, नई बस्तियां बसाना भी आवश्यक था। इन कार्यों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी और यह पूंजी लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों
में आने लगी और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जिस स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ के लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। इस प्रकार श्रम का प्रवाह होने लगा और यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरह से बस गए। और इसके बाद जो है तेजी से अर्थव्यवस्था का प्रवाह शुरू हो गया, बढ़ने लगा और वैश्विक कृषि व्यवस्था का उद्गम था, जिसके कारण में बदलाव 1890 ईस्वी में वैश्विक कृषि व्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ श्रम विस्थापन, रुझानों और पूंजी प्रवाह परिस्थितियों एवं तकनीकी में पर्याप्त परिवर्तन आ चुके थे। भोजन अथवा खाद्य पदार्थ निकटतम गांव कस्बे में नहीं वरन हजारों मील दूर से आने लगा। इस तरह से खाद्यान्नों का जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है उसका प्रवाह तेजी से बढ़ने लगा। और जब तेजी से प्रवाह बढ़ने लगा तो जो है कृषि का विस्तार भी तेजी से होने लगा और खेतों में स्वयं काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं कर रहे थे, वरन अब इस काम को हाल ही में वहाँ आए औद्योगिक श्रमिकों द्वारा कराने लगे थे। औद्योगिक मजदूर करने लगे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए रेलवे नेटवर्क तथा पानी के जहाजों का उपयोग किया जाता था। इन हजारों जहाजों दक्षिणी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के श्रमिकों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के आधार पर अब इसे इसमें है कि तेजी से क्या हुआ कि जब कृषि उत्पादन बढ़ा तो परिवहन के साधनों का विस्तार हुआ और परिवहन के साधनों में सबसे पहले रेल और जल परिवहन। रेल के माध्यम से देश के अंदर से सामानों को जो है वह उत्तरगाहों तक बोझियों तक भेजा जाता था और उसे बड़ी बड़ी जहाजों से लाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता था, जिससे जो है इसका प्रवाह तेजी से बढ़ा और इसमें जो बाहर से मजदूर आए थे प्रवाह जो हुआ था वे लोग इसमें तेजी से काम करने लगे और काम करने के कारण जो है यह जो है उत्पादन तेजी से बढ़ा। पंजाब में गेहूं और कपास की खेती करने के लिए कैनाल कॉलोनी बसाना वैश्विक कृषि व्यवस्था और इसके कारण हुए परिवर्तनों में एक उदाहरण हमारे देश के पंजाब प्रांत का दिया जा सकता है। पश्चिम पंजाब में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी तथा पर्वतीय जमीनों के उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके और नई नहरों द्वारा सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। इन बस्तियों को कैनाल कॉलोनी कहा जाता है। कैनाल कॉलोनी पंजाब में गेहूं और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि वहाँ से नहरों का जाल बिछाया और वहाँ से काम करने के लिए मजदूरों को बाहर से लाया और उनको बसने के लिए बस्तियां बनाई, जिसे कैनाल कॉलोनी कहा जाता है। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो में यहाँ पर बताए हैं और इसका आगे का भाग जो है हम आप लोगों को कल दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे।